हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स और आज शुरू करने जा रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर 3 मूवमेंट, और जो बिगिन होगा आज एपिसोड नंबर 17 से। सो एपिसोड नंबर 17 से हम अप्लाइड मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मूवमेंट। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि मूवमेंट होता क्या है। तो मूवमेंट को हिंदी में कहते हैं घूर्ण। मूवमेंट की हिंदी होती है घूर्ण। मूवमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू दैट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सर्टेन एक्सिस। किसी भौतिक राशि का आघूर्ण बराबर होता है वह भौतिक राशि गुणनफल उस भौतिक राशि का किसी अक्ष से लंब दूरी का गुणनफल। अब समझिए, मूवमेंट कई तरह के हो सकते हैं। मूवमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान का घूर्ण। तो मूवमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको कहेंगे मूवमेंट ऑफ मास, या समटाइम कह देते मास मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो अब वो फिजिकल क्वांटिटी की जगह पर फोर्स आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही है, इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग कह देते हैं टॉर्क। तो टॉर्क बोले या मूवमेंट ऑफ फोर्स बोले, F इनटू दैट फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसके डिस्कशन में आएंगे। एक और मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ एरिया। आप कहेंगे सर ये कहां से बता दिए, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। मूवमेंट ऑफ एरिया, इसमें एरिया और एरिया के सेंटर से किसी एक्सिस से डिस्टेंस का प्रोडक्ट हो जाएगा। बच्चों ये जो मूवमेंट ऑफ एरिया है ये सभी को बता दें, मैकेनिकल के बच्चे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सिविल के बच्चे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में सेकेंडरी में इसको पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इस चैप्टर में मूवमेंट ऑफ मास आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में। मूवमेंट ऑफ एरिया आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, और इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क, विच इज द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल्स क्या हैं? देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्स के एग्जांपल जैसे दरवाजा खोलना होता है, तो दरवाजे का जो हैंडल होता है, सपोज करिए ये दरवाजा है और ये दरवाजे का यहां पे कब्जा लगा हुआ है, हैंडल यहां पे लगाया जाता है, आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं। यहां पर आप फोर्स लगाते हैं, ये सपोज करिए फोर्स है और ये आपकी वो फोर्स की डिस्टेंस हो गई। ये हैंडल जितना अधिक दूर लगेगा उतने ही कम फोर्स से आप दरवाजे को आसानी से खोल पाएंगे। अगर ये हैंडल कब्जे के नजदीक होता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके दरवाजा खुलेगा। इसका मतलब कि मूवमेंट ऑफ फोर्स में ना केवल फोर्स इंपॉर्टेंट है बट उस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है। तो दरवाजे का हैंडल, आटा चक्की, जो हाथ वाली आटा चक्की होती है जिससे गेहूं पीसते हैं, हाथ से बड़ी मेहनत का काम है ये, तो उसमें भी आप देखते होंगे बीच में तो एक्सिस होती है, एक लकड़ी निकली रहती है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, लेकिन जो हत्था होता है लकड़ी का वो किनारे लगा होता है, जिससे सेंटर से उसकी डिस्टेंस बढ़ जाए और आसानी से चक्की को घुमाया जा सके। रिंच द्वारा नट को खोलना, नट को खोलने का रिंच लगाते हैं और उसको खोल देते हैं। रिंच द्वारा नट के खोलना भी एक मूवमेंट का एग्जाम्पल है। छड़ की सहायता से किसी वस्तु को उठाना। मूवमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी चीज को घुमाने की कोशिश करती है। मूवमेंट ऑलवेज ट्राइज टू रोटेट सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी बॉडी को घुमाने की चेष्टा करती है। अब इस एग्जाम्पल समझते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें आप देखेंगे सबसे पहले बीच में एक नट बना हुआ है, नट किसी जगह पे कसा हुआ है। इस नट को हम इस रिंच की सहायता से खोल रहे हैं। दिस ये एक नट बना हुआ है, नट कहीं कसा हुआ है, इसको हमें खोलना है। हमने इसमें रिंच पहनाई और रिंच को हमको लगा के इसको खोलना। हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो नट हमारा ऐसे घूमेगा। अब देखिए, ये है फोर्स यहां पे लग रहा है, नट की एक्सिस से लेकर फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r। तो नट को घुमाने के लिए जो हम मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं वो F इंटू R डेवलप कर रहे हैं। मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इज द मूवमेंट। अब समझिए,
अगर ये रेंज छोटी हो जाती, इसकी लंबाई कम हो जाती, तो आर कितना हो जाता, छोटा हो जाता, और आर अगर छोटा हो जाता तो फोर्स की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ती इस नट को खोलने के लिए। सो मूवमेंट ऑलवेज tries to rotate a body, it has a tendency to rotate, make a rotation of certain object। हम ये भी कर सकते हैं कि मूवमेंट जो है रोटेशनल मोशन में मूवमेंट वही कार्य करता है जो लीनियर मोशन में फोर्स करता है। सो मूवमेंट इन रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति में मूवमेंट और रेखीय गति में फोर्स एक दूसरे के एक जैसा काम ये करते हैं। सो समटाइम F जो वहां काम करता है लीनियर मोशन में, मूवमेंट वही कार्य रोटेशनल मोशन में ऐसा आप पढ़ चुके हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 में। सो मूवमेंट हैज टेंडेंसी टू रोटेट। नंबर 1, मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब अगर इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये तो एंटी क्लॉक घूमेगा, और अगर फोर्स ऐसे कहते तो नट ऐसे घूमता क्लॉकवाइज। सो मूवमेंट हैज टेंडेंसी टू रोटेट। नंबर 1, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जब भी टेंडेंसी टू रोटेट में क्लॉकवाइज आएगी तो F और R का जो प्रोडक्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। इसी तरह अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है तो F और R के प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जहां तक इसकी SI यूनिट का सवाल है तो फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन और मीटर हो जाएगा, और इसकी डायमेंशनल फार्मूला ml²T-2 हो जाएगा। ये डायमेंशन फार्मूला देख के आपको याद आ रहा होगा, ये डायमेंशन फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का भी है, पोटेंशियल एनर्जी का भी है, वर्क का भी यही डायमेंशनल फार्मूला है। सो मूवमेंट में आपको एक मोटी बात समझनी है। मूवमेंट में एक फोर्स होता है, वो फोर्स किसी एक्सिस के अबाउट लगता है जिसके कारण रोटेशन डेवलप होता है, और उस फोर्स की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट बिकम्स द मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम टॉर्क भी कहते हैं, या इसी को हम मूवमेंट भी कहते हैं। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स बोले, मूवमेंट बोले, या केवल मूवमेंट बोले, ये तीनों बातें एक हैं। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क इज, तो मूवमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे m से, एंड विच इज द फोर्स मल्टीप्लाइड विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कभी कभी एक फोर्स के होने से, केवल एक फोर्स लग रहा है और उसके कारण किसी नट को खोलना आसान नहीं होता, तो इसके लिए एक और फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है, जो हम इसके अगले सेक्शन में पढ़ने। बच्चों, कभी कभी एक फोर्स से नट नहीं खुल पाता तो क्या करना पड़ता है, हम अपनी सहायता के लिए किसी को बुला लेते हैं। तो यही काम मूवमेंट भी करता है। जब कभी एक फोर्स से कोई ओपनिंग नहीं होती है तो हम उसके साथ में एक फोर्स और लगा लेते हैं। अब सपोज करिए ये नट ऐसा है जो ऐसे नहीं खुल पा रहा है, तो हमने एक ऐसी रिंच लगाई जिसमें दोनों तरफ हैंडल है और बीच में उसका सॉकेट के लिए होल बना हुआ है, नट को पकड़ने के लिए होल बना हुआ है। तो जब कभी भी हम दो फोर्स ले लें, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो और दोनों फोर्स की जो डायरेक्शन हो वो एक दूसरे के विपरीत हो, तो दो फोर्स हो, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड यानी परिमाण समान हो, वैल्यू समान हो, उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो, तो ऐसे दोनों फोर्स आपस में बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कपल कहते हैं। सो सच टू फोर्सेस व्हेन, अब यहां पे नट के ऊपर देखेंगे दो फोर्स काम कर रहे हैं। सो दिस नट इज बीइंग एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू फोर्सेस आर इक्वल एंड डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस आर अपोजिट। सो ऐसी स्थिति में, और दूसरी बात एक चीज और होती है अपोजिट में, कि साथ में दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल मींस एक दूसरे के समानांतर तो हैं परंतु दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरह के जब किसी बॉडी पर दो फोर्स काम करते हैं तो वो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं और ये कपल होता है। couple also has tendency to rotate, number 1. Likewise it is also vector quantity, जैसा मूवमेंट में आपको बताया था, और बाकी न्यूटन मीटर वगैरह ऐसा चीजें होती हैं, सेम इसकी SI यूनिट होती है। अब जरा इस फोर्स को देखेंगे, ये फोर्स कितना मूवमेंट लगा रहा है, F इंटू R, किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक, ये लिख लिया हमने। ये वाला फोर्स किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉक। सेंटर से डिस्टेंस कितनी, R, F इंटू R, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों जुड़ जाएंगे। ये हो गया 2FR।
2 को इधर ले आए, ये हो गया 2r। एंड व्हाट इज द 2r? 2r हो गया यहां से लेकर यहां तक की दूरी। एंड दिस डिस्टेंस 2r डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो हमने क्या किया, 2r को हमने अब डिनोट किया d से, एंड d इज दिस डिस्टेंस। मैं बना देता हूं यहां पर, दिस डिस्टेंस इज d। d is this distance and this is the perpendicular distance between the two forces। यानी जब कभी भी कपल बनेगा तो कपल के केस में जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो फोर्स ऑफ दोनों फोर्सेस के बीच की लंब दूरी या परपेंडिकुलर डिस्टेंस की को हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं f के साथ प्रोडक्ट करके। ये भी घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। अब एग्जांपल क्या है, अब सपोज करिए ढक्कन है, मुझे इस पे इंक भरनी है, मैं इसको खोलूंगा। तो मैंने दोनों हाथ लगा के इसको खोलने की कोशिश करी, ये देखिए खुल के मेरे हाथ में आ गया। जब मैंने दोनों हाथ लगा खोल रहा हूं तो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, दो फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों इक्वल अमाउंट के हैं, ये कपल फॉर्म कर रहा है। नल की टोटी खोलते समय, ढक्कन खोलते समय, दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कपल। बल युग्म के उदाहरण के तौर पर अगर आपसे पूछा जाएगा बोतल का ढक्कन खोलना, टिफिन का ढक्कन खोलना, पेन का ढक्कन खोलना, नल खोलना, ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द कपल। सो जब कभी एक फोर्स रहता है तो मूवमेंट होता है और दो फोर्स होते हैं तो कपल बनता है। काम जो ये कार्य कर रहा है वही कार्य ये कर रहा है। लेकिन ध्यान ये रखिएगा, अगर ये फोर्स इसकी डायरेक्शन में पलट दूं, ये इधर की बजाय इधर हो जाए, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट लगाएंगे, तब ये कपल नहीं बनाएंगे। तो कपल बनाने की शर्त क्या है, दो फोर्स हो, दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। तो फोर्स और दोनों फोर्सेस के बीच की जो लंब दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको यहां पे रख देंगे, वी गेट द मोमेंट, राइट। सो लेक्चर 17 में इतना ही। अगले लेक्चर में हम वेरिंगटन थ्योरम कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड कीप रीडिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीएस कुशवाहा एक बार फिर से इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मूवमेंट, और आज पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 18। आपको बता दें एपिसोड जो इस पूरे आप अप्लाइड मैकेनिक्स के चैनल पे आप देख रहे हैं इस सब्जेक्ट के लिए एपिसोड नंबर 1 से चल रहे हैं। तो हर चैप्टर के लिए एपिसोड्स आपको क्रमागत रूप से मिलता रहेगा और ये एपिसोड का जो पहला एपिसोड होगा वो पहले चैप्टर का पहला एपिसोड रहेगा, वहां से सीरियल चल रहा है। अब तो आपको बता दें आज ये जो 18 नंबर का एपिसोड है ये तीसरे चैप्टर का दूसरा एपिसोड है। ओके, सो आज हम जो पढ़ेंगे दो बातें पढ़ेंगे, एक तो वेरिंगटन थ्योरम पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का ज्यामितीय प्रतिरूपण हम कैसे करते हैं। यहां जो हम पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल हम वेरिंगटन थ्योरम के लिए करने वाले हैं, इसलिए वहां जाने से पहले ये पेपर में इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता भी है, प्रूफ भी आता है, स्टेटमेंट भी आता है और वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है। हम वहां पे जाएंगे, इससे पहले हम यहां पर आएंगे और हम पढ़ेंगे कि आघूर्ण का ज्यामितीय प्रतिरूपण कैसे किया जाता है, आघूर्ण का ज्यामितीय प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मूवमेंट। अब देखते हैं बच्चों, ये एक फोर्स है P, ये फोर्स A और B इस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। एक फोर्स P ऐसे लग रहा है, हमसे कहा गया है कि ये फोर्स जिस बॉडी पे लग रहा है उस बॉडी के लिए एक पॉइंट O है और आप ये बताइए कि इस P फोर्स का, जिस बॉडी पर P फोर्स लग रहा है, इस P फोर्स का पॉइंट O के अबाउट जो मूवमेंट आएगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। So our objective is to calculate, to determine the moment of force P about a point O। बहुत आसानी से हो जाएगा। आप देखें अब इसको हमने क्या किया कि पॉइंट A और पॉइंट B इस फोर्स P को प्रदर्शित करते हैं, यानी AB लाइन रिप्रेजेंट द फोर्स P। हमने जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट निकालना है, जिस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाने की चेष्टा करनी है, एक काम पहले हमने ये किया, A को उस पॉइंट से मिला दिया OA, B को भी उस पॉइंट से मिला दिया BO। सो इस लाइन के यानी P फोर्स का टेल, P फोर्स के हेड दोनों को उस पॉइंट से हमने मिला दिया। सो हमको एक ट्रायंगल मिल गया A, O और B। दूसरा काम,
फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ाया, O पॉइंट से यहां पे परपेंडिकुलर डाला, सो ON बिकम्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इस ट्रायंगल में एक खास बात नोट कर लीजिए, फोर्स बच्चों हमारा यहां पे खत्म हो गया, एक्सिस हमारी ये है, तो इस एक्सिस से फोर्स की परपेंडिकुलर दूरी कैसे निकलेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे बढ़ाएंगे। आपको मैंने फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन का प्रभाव क्या होता है इंट्रोडक्शन में बता रखा है, पीछे के एपिसोड नंबर 2 और 3 में देख लीजिएगा। इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हमने आगे बढ़ाया, यहां से परपेंडिकुलर डाला, सो BN और ये ON जो आएगा जहां परपेंडिकुलर मिला, दिस ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स P फ्रॉम द O। ओके, सो ON इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन O। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो P क्या है, एक फोर्स है जिसको हमने AB से रिप्रेजेंट किया है। O क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, किसी वस्तु की घूर्णन की अक्ष है। सो अब हमको निकालना है इस फोर्स का मूवमेंट इस पॉइंट के परितः कितना मूवमेंट होगा। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट O, तो फोर्स की वैल्यू रखी हमने P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने रखा परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। तो अब मूवमेंट के लिए सिंबल M, फोर्स की वैल्यू P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ON। ओके, इस फोर्स P को हमने किस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, AB से। सो P की जगह पर हमने रख दिया AB, ये ON की वैल्यू है। अब जरा आप ये देखिए, AB इंटू ON, फिर हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। मैथमेटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 2 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 दिस। अब जरा आप ये देखिए, ये क्या है, 1/2 AB इंटू ON, 1/2 AB इंटू ON एंड 1/2 AB इंटू ON मीन्स ये जो ट्रायंगल है, दिस ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये जो ट्रायंगल है हाफ बेस, और इस ट्रायंगल की हाइट ली जाएगी ON, इस ट्रायंगल की हाइट ली जाएगी ON, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया AB, हाइट हो गया ON। आप सबको पता होगा कि हाइट किसी भी ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल के भीतर भी हो सकती है, स्केलेन ट्रायंगल भी नॉर्मली बाहर होती है। सो हाफ बेस इंटू हाइट, तो ये जो मैंने आपको शेड करके दिखा दिया है, ये इस ट्रायंगल का एरिया है, विच एरिया इज गिवन बाय 1/2 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी इस ट्रायंगल का एरिया। ये कौन सा ट्रायंगल है, जरा इसको फोकस करते हैं। ये ट्रायंगल फोर्स और वह बिंदु जिसके परतः आप आघूर्ण निकालना चाहते हैं, फोर्स की दोनों पॉइंट्स उस बिंदु को मिलाने पर जो ट्रायंगल बना, उसका ये एरिया है, और उस एरिया का आपने करना है डबल। सो 2 इंटू एरिया ऑफ द ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB, OAB ट्रायंगल का एरिया को अगर आप 2 गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इस फोर्स का पॉइंट O के अबाउट मोमेंट। देयरफॉर twice the area of triangle formed by the force and lines joining the axis of rotation। तो इस फोर्स की दोनों किनारों को इस O से मिला दिया, इस लाइन, इन दोनों लाइन और इस फोर्स के बेस के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को, इस क्षेत्रफल का जो मान होगा, इस बल का, इस पॉइंट के परितः मूवमेंट की वैल्यू हो जाएगी। ये हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से इसके सीखने के बाद अब हम इसका इस्तेमाल वैरेगनॉन थ्योरम को ज्ञात करने में करेंगे। क्या होती है वैरेगनॉन थ्योरम, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, समझेंगे नहीं, पहले केवल पढ़ लेंगे, बाद में जब इसका प्रूफ आ जाएगा फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे, केवल एक बार पढ़ लेते हैं। एल्जेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट ऑफ 2 कोप्लेनर फोर्सेस अबाउट ए पॉइंट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट अबाउट दैट पॉइंट। आइए इस फिगर में जाते हैं। इस फिगर में P एक फोर्स है जिसको हमने OA से रिप्रेजेंट किया, Q एक फोर्स है जिसको हमने OB से रिप्रेजेंट किया। इस प्रकार OACB एक पैरेललोग्राम बन गया, समानांतर चतुर्भुज का निर्माण हो गया। O से हमने C को मिला दिया, ये हो गया इस फोर्स P और फोर्स Q का रिजल्टेंट R। एक पॉइंट हमने लिया है यहां पर D, कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, D ले लिया, और कह रहा है ये जो पॉइंट D है
इस पॉइंट के डी के अबाउट हमने पी का मूवमेंट निकाला, इस पॉइंट डी के अबाउट फोर्स क्यू का मूवमेंट निकाला। तो इन दोनों बलों का पॉइंट डी के अबाउट जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी, उस मूवमेंट की वैल्यू का एल्जेब्राइक सम बीजी योग का मान इन दोनों बलों के परिणामी का उसी पॉइंट डी के अबाउट जो मूवमेंट निकाला जाएगा उसके बराबर होता है। एक बार फिर से बताते हैं, पी का मूवमेंट डी के अबाउट, क्यू का मूवमेंट डी के अबाउट, उन दोनों का एल्जेब्राइक सम बीजी योग की वैल्यू बराबर होगी आर का मूवमेंट डी के अबाउट। ओके, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। थ्योरम होती है वो कोप्लेनर फोर्सेस के लिए भी डिराइव करी जाती है और पैरेलल फोर्सेस के लिए डिराइव करी जाती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा डेरिवेशन ऑफ बेरेगनॉन थ्योरम फॉर द कॉनकरेंट फोर्सेस, और अगले एपिसोड 19 से बताएंगे डेरिवेशन ऑफ बेरेगनॉन थ्योरम फॉर द पैरेलल फोर्सेस। तो पहले आपके लिए कॉनकरेंट फोर्सेस। अब कॉनकरेंट फोर्सेस के लिए जब हम डिराइव करते हैं, इसमें भी बच्चों दो केस होते हैं। पहला, व्हेन पॉइंट डी लाइज आउटसाइड, ये वाला केस, और दूसरा व्हेन पॉइंट डी लाइज इनसाइड, ये भीतर की तरफ आ गया। तो पहले हम पढ़ेंगे जब पॉइंट डी इस पैरेललोग्राम के बाहर है, उसके बाद पढ़ेंगे पॉइंट डी जब इस पैरेललोग्राम के भीतर है। तो पहले बाहर वाला सिस्टम देखते हैं। तो पॉइंट डी लाइज आउटसाइड, ओके, सो एक पैरेललोग्राम बन गया ओ ए सी बी, ओ सी की वैल्यू रिप्रेजेंट हो गई आर, ये पी, ये क्यू, ये पॉइंट डी है। फोर्स पी, इसका मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी। हम जानते हैं किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट अगर मूवमेंट निकालना है तो फोर्स के दोनों किनारों को उस पॉइंट से मिला दीजिए, उस ट्रायंगल का एरिया। तो ये रहा फोर्स, ये रहा पॉइंट, इसके दोनों किनारों को यहां से मिला देंगे, ट्रायंगल बना ओ ए डी। मूवमेंट ऑफ फोर्स पी अबाउट ओ अबाउट पॉइंट डी इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ फोर्स पी डी के अबाउट हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ओ ए डी। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सो इस फोर्स पी का मूवमेंट हो जाएगा इस पॉइंट डी के अबाउट इस ट्रायंगल का एरिया ओ ए डी, ट्रायंगल का एरिया का ट्वाइस। अब आप जरा ध्यान से देखिए, ओ ए का वैल्यू बी सी की वैल्यू के बराबर है। ओके, उसके बाद यहां से इसकी जो हाइट है, चूंकि पैरेलल है, हाइट दोनों की बराबर है, इसलिए ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया, ध्यान से समझिएगा, ट्रायंगल ओ ए डी का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल ओ सी बी के। वीडियो को पॉज करके धैर्य के साथ इस पे विचार कर लीजिए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ सी बी। तो हमने ओ ई डी की जगह पर बी ओ सी या सी ओ बी हमने बी ओ सी यहां पे लिख दिया, राइट। तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो गया। उसके बाद अब आया फोर्स क्यू। फोर्स क्यू का मूवमेंट इसका इसके अबाउट लेना है। फोर्स क्यू के दो किनारे ओ और बी, दोनों को मिलाया डी से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी, एरिया ऑफ ट्वाइस ऑफ द ट्रायंगल ओ बी डी। हमने दोनों के मूवमेंट को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ते समय हमने ये देख लिया कि पॉइंट डी के अबाउट अगर पी घुमाएगा तो किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉक। क्यू घुमाए तो किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉक। तो दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। तो हमने दोनों की वैल्यू को जोड़ दी, एम पी प्लस एम क्यू। एम पी का मतलब मूवमेंट अबाउट मूवमेंट बाई फोर्स पी, मूवमेंट बाई फोर्स क्यू। तो यहां पे 2 कॉमन ले लिया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ बी डी। अब जरा यहां पे देखिए, ओ बी सी ये एरिया, ओ बी डी ये एरिया। अब अगर आपको इस फोर्स रिजल्टेंट आर का मूवमेंट निकालना हो पॉइंट डी से, तो आर के दोनों किनारे हैं ओ सी, और इनको अगर डी से मिलाएंगे तो एरिया कौन सा बनेगा? ये एरिया बनेगा जो कि आप पहले से यहां पर ऐड कर चुके हैं। सो दिस एरिया इज ओ सी डी एंड विच इज व्हाट? द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट। इट इज द मूवमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट। तो प्रूफ हो गई यहां पर वेरिग्नॉन थ्योरम
कि किन्हीं भी दो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस का किसी पॉइंट के अबाउट लिया गया मोमेंट का एल्जेब्राइक सम की वैल्यू उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर होता है, राइट। अब यहां पर एक केस और होता है, अब आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि अगर ये पॉइंट डी पैरेललोग्राम के बाहर के स्थान पर भीतर की ओर होता तो क्या होता। तो हमने यहां भीतर ले लिया, बहुत अच्छी बात है। MP मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट D तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया OAD, ट्वाइस ऑफ एरिया OAD। ये किधर घुमाएगा, एंटी क्लॉक। उसके बाद मोमेंट ऑफ फोर्स Q MQ, मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट पॉइंट D तो ये वाला एरिया हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एरिया OBD, ये हो गया। ये किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज। अब यहां पे ध्यान से देखने की जरूरत है, इन दोनों में से ये वैल्यू तो पॉजिटिव है परंतु ये वैल्यू निगेटिव है। सो हमने यहां पर MP और MQ को ऐड किया, MP MQ को ऐड करने बाद OAD और ये BOD यहां पर आ गया। अब आपने ऊपर भी देखा था, वही चीज हम इस्तेमाल करने वाले हैं कि ये जो एरिया है OAD और एरिया OBC, ये दोनों एरिया बराबर है, इनका इस्तेमाल भी हम ऊपर कर चुके हैं। तो OAD की जगह हम लिखेंगे OBC या BOC, और ये यहां पर तो BOC ये पूरा एरिया है, इसमें से माइनस हो जाएगा ये शेड वाला एरिया, तो बचेगा आपके पास ये वाला एरिया, दिस एरिया। एंड दिस एरिया इज ट्रायंगल OCD, दिस एरिया इज ट्रायंगल OCD। अब अगर आप इस रिजल्टेंट का आपको मोमेंट निकालना हो पॉइंट डी पर तो क्या होगा, रिजल्टेंट के दोनों किनारे O और C, इसको D से मिला दिया, OC OD और CD, और एरिया हो गया ये वाला एरिया। एंड दिस एरिया इज ट्वाइस ऑफ द एरिया OCD विच इज द मोमेंट ऑफ दियर रिजल्टेंट। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस वेरिग्नॉन थ्योरम, और वेरिग्नॉन थ्योरम पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछी जाती है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेरिग्नॉन थ्योरम फॉर द पैरेलल फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, मैं PS कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का चैनल पे स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर 3 मोमेंट, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसका एपिसोड नंबर 19। और जैसा कि पिछले एपिसोड पे आपको वेरिग्नॉन थ्योरम मैंने समझाई थी, और पैरेललोग्राम बना के पॉइंट डी आउटसाइड इनसाइड कोप्लेनर फोर्सेस के लिए हमने इसको डेरिवेशन भी किया था। और आज हम पढ़ेंगे वेरिग्नॉन थ्योरम का डेरिवेशन फॉर द पैरेलल फोर्सेस नंबर 1, और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग जानेंगे, कौन कौन सी परिस्थितियों में पिंड संतुलन की अवस्था में होता है। तो सबसे पहले वेरिग्नॉन थ्योरम फॉर पैरेलल फोर्सेस, समानांतर बलों के लिए वेरिग्नॉन थ्योरम का प्रूफ हम लोग आज पढ़ेंगे। यहां भी मैंने आपको बताया था दो केस होते हैं, जब पॉइंट डी बाहर हो या पॉइंट डी भीतर हो। तो सबसे पहले पैरेलल फोर्सेस में जब पॉइंट डी जिसके अबाउट आपको मूवमेंट लेना है वो दोनों फोर्सेस के बाहर हो। सो पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा है P, पॉइंट बी पर एक फोर्स लग रहा है Q, पॉइंट सी पर P और Q का रिजल्टेंट आ गया R एट पॉइंट C, एंड पॉइंट डी जिसके अबाउट आपको मूवमेंट निकालना है वो A B के बाहर है, राइट। चूंकि दोनों पैरेलल फोर्सेस हैं, एक ही डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू हो जाएगी P प्लस Q। चूंकि C पॉइंट पे जो रिजल्टेंट काम कर रहा है, देयरफॉर P इंटू AC इज इक्वल टू Q इंटू BC। चूंकि C पॉइंट पे देयर रिजल्टेंट है, सो इसकी वैल्यू और यहां का प्रोडक्ट, इन दो, ये डिस्टेंस इसका प्रोडक्ट, ये वैल्यू और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। अब देखिए, हमने इस पॉइंट के अबाउट फोर्स P और फोर्स Q का मूवमेंट लेना है, तो मूवमेंट इज इक्वल टू P यहां से लेके D तक की दूरी P इंटू AD, देख लीजिए ऐसे जाएगा, प्लस Q इंटू BD, Q इंटू BD, ये हो गया। ये दोनों ही फोर्सेस P और Q पॉइंट D के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट डेवलप कर रहे हैं, तो दोनों ही पॉजिटिव लिए जाएंगे। उसके बाद AD की जो वैल्यू है इसको हम लिख सकते हैं AC प्लस CD, AD की वैल्यू को AC प्लस CD लिख दिया। Q के बाद जो BD है, BD की वैल्यू को हम लिख सकते हैं CD प्लस CD माइनस CB, तो CD माइनस BC या CB हो गया।
हमने इसको खोल लिया, P इंटू ए सी हो गया प्लस P इंटू सी डी, यहां पर आ गया Q इंटू सी डी माइनस Q इंटू बी सी। इसके बाद हमने पकड़ा सी डी, ये रहा सी डी और ये रहा सी डी, इन दोनों को हमने उठा लिया। सो सी डी कॉमन आ गया P प्लस Q, ये श्रीमान जी बचे P इंटू ए सी और ये श्रीमान जी बचे Q इंटू बी सी, इनको हमने यहां रखा। अब जरा इस समीकरण में देखिए, P इंटू ए सी का मान Q इंटू बी सी के बराबर है। सो P इंटू ए सी माइनस क्यू बी सी की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस वैल्यू विल शैल बिकम 0। एंड P प्लस Q क्या है? P प्लस Q इज R, तो इसकी जगह पे आ गया R, तो R इंटू सी डी। अब अगर आप इस रिजल्टेंट का इस पॉइंट डी पर मूवमेंट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? R इंटू सी डी। सो R इंटू सी डी विच इज द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट, किसके अबाउट पॉइंट डी। हो गया। यही प्रूफ अगर आपको करना है पॉइंट डी जब इनके बीच में आए, भीतर में आ जाए, तो ये फोर्स P है पॉइंट ए पर, फोर्स Q है पॉइंट B पर, उनका रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q पॉइंट C पर, ये पॉइंट D इस बार भीतर में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों कंडीशंस वही रहेंगी। P इंटू ए डी, बस एक बात आपको बताऊंगा, P इंटू ए डी, ये जब P काम करेगा तो एंटी क्लॉक है पॉजिटिव, लेकिन जब Q काम करेगा यहां पर तो ये क्लॉकवाइज होने के कारण नेगेटिव लिया जाएगा। उसके बाद बहुत सिंपल सा ट्रीटमेंट्स है, हम देख सकते हैं। AD को हमने तोड़ दिया AC प्लस CD, इसको तोड़ दिया हमने यहां पर BC माइनस CD, उसके बाद ब्रैकेट खोल दिया P इंटू ए सी, P इंटू सी डी माइनस Q इंटू बी सी, माइनस माइनस प्लस Q इंटू सी डी। उसके बाद हमने CD को पकड़ लिया, ये वाला CD, ये वाला CD, CD कॉमन ले लिया, P प्लस Q आ गया, तो ये वाला टर्म से P प्लस Q आ गया। यहां पर आ गया श्रीमान जी P इंटू ए सी माइनस Q इंटू बी सी, जिसको आप पहले ही बराबर यहां पर लिख चुके हैं, और इसलिए इस वैल्यू का मान हो जाएगा 0। P प्लस Q की वैल्यू होती है R इंटू सी डी, और R इंटू सी डी इसका रिजल्टेंट, इसका मूवमेंट हो जाएगा R का अबाउट पॉइंट D, and this is the moment of the resultant about point D. So we have proved वेरिग्नॉन थ्योरम, और आपने अच्छे से इसको समझ लिया। डेरिवेशन कर लीजिएगा, 5 नंबर 4 नंबर से 5 नंबर के सवाल पेपर में आने की संभावना। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन आपके लिए जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि जितने भी सवाल आप मैकेनिक्स में लगाएंगे, और मैकेनिक्स पढ़ने के बाद सिविल में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, मैकेनिकल में MOS मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, हर जगह पर इन 3 कंडीशंस का उपयोग होता है, जिसके आधार पर ही आप सवालों को आगे लगा पाएंगे। तो हमारे लिए जानना जरूरी है, व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के प्रतिबंध। साम्यावस्था के प्रतिबंध कौन कौन से हैं? तो साम्यावस्था के 3 प्रतिबंध होते हैं। पहला, क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध। किसका? क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध। और क्षैतिज संतुलन का प्रतिबंध यह कहता है कि लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस का मान राइट साइड में लगने वाले फोर्सेस के मान के बराबर होता है। सो दिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के मान इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस के मान के बराबर होता है। दैट मीन्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा H इज इक्वल टू 0 हॉरिजॉन्टल के लिए, या x डायरेक्शन हो जाती है, x एक्सिस, सिग्मा x इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब है एल्जेब्राइक सम, देयर एल्जेब्राइक सम इज इक्वल टू 0, बीजी योग का मान 0 होता है। दूसरा प्रतिबंध, ऊर्ध्व संतुलन के लिए, ऊर्ध्व संतुलन के लिए वर्टिकल इक्विलिब्रियम कि ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस का मान नीचे की ओर लग रहे फोर्सेस की वैल्यू के बराबर होगा। ये ऊपर की ओर लग रहे फोर्सेस का मान नीचे की ओर लग रहे फोर्सेस के बराबर होगा। इसको वर्टिकल, चूंकि ऊर्ध्व को अंग्रेजी में वर्टिकल कहते हैं, तो सिग्मा v इज इक्वल टू 0, या इसको y एक्सिस मान लेते हैं तो सिग्मा y इज इक्वल टू 0। इसका ही मतलब वही है कि इनका बीजी योग का मान 0 होगा, तो पिंड ऊर्ध्व की संतुलन में होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तीसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, घूर्णी संतुलन के लिए, यानी पिंड ना तो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और ऐसा कब होगा? जब क्लॉकवाइज मूवमेंट का मान एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के मान के बराबर होगा, अर्थात एल्जेब्राइक सम ऑफ देयर मूवमेंट इज इक्वल टू 0। मूवमेंट, समस्त मूवमेंट का, एक पिंड पे बहुत सारे मूवमेंट काम कर सकते हैं। मान लीजिए ये एक बॉडी है,
अब इस बॉडी का एक्सिस ये है, एक फोर्स F1 यहाँ पे काम कर रहा है, F2 यहाँ पे काम कर रहा है, F3 यहाँ पे काम कर रहा है, F4 सपोज करिए यहाँ पे काम कर रहा है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सबकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलग अलग होगी। लेकिन अगर सबके मूवमेंट का अगर हमने एल्जेब्राइक सम निकाल लिया और वो अगर 0 आ गया तो ये पिंड रोटेट करने वाला नहीं है। सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन के 3 प्रतिबंध, लेफ्ट साइड में लगने वाले फोर्सेस राइट साइड फोर्सेस के बराबर होंगे, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस नीचे की ओर फोर्सेस के बराबर होंगे, और क्लॉकवाइज रोटेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आपस में एक दूसरे के अगर बराबर है तो पिंड सदैव संतुलन की अवस्था में रहेगा। और जो संतुलन पूरा नहीं हो रहा है पिंड उस ओर गति आरंभ कर देगा। सो आज हमने ये पढ़ा और अगले लेक्चर में हम इसे अगले सेक्शन में और भी बातें देखेंगे। लीवर्स हम स्टार्ट करेंगे इन एपिसोड नंबर 20। टिल देन थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।